Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, reproduction. Introduction. Reproduction is one of the main characteristics of all living beings. It is a process by which plants and animals make new organisms like themselves. It is necessary for the continuation of a species on earth and also to replace the dead members. In this lesson, you will study about the process of reproduction in plants. देखिए रिप्रोडक्शन आपका एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स या एनिमल्स अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ताकि ये जो स्पीशीज़ का कंटिन्यूएशन रह सके. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली कोई भी स्पीशीज़ इस अर्थ पे नहीं रहेगी, राइट? तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं. 9.1 प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. The modes of reproduction vary according to individual species and available conditions. Some animals and plants can reproduce on their own simply by dividing into two or by producing small parts that develop into completely new organisms. This is called asexual reproduction. Other organisms reproduce sexually. They produce special cells called gametes. When a gamete from a male organism fertilizes a gamete from a female organism, they form a zygote, which develops into new individual. Apart from the mode of reproduction, all organisms pass on their hereditary material to their offspring during the process of reproduction. अच्छा देखिए जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना वो वेरी करता है, मीन्स इंडिविजुअल स्पीशीज का अपना तरीका है. तो देखिए कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि सिर्फ इसमें आपके खाली एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, बट आपका जो सेक्सुअली आपके रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें दो पेरेंट की ज़रूरत होती है, मींस एक मेल और एक फीमेल. तो इसमें क्या होता है, जैसे गैमेट होता है मेल ऑर्गेनिज्म का, वो फीमेल ऑर्गेनिज्म के गैमेट के साथ फर्टिलाइज होकर बनाता है जाइगोट. ओके, और फिर ये जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल में. अच्छा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अलावा जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने हेरिडिटरी मटेरियल को अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी कि अपने बेबीज़ में पास करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. 9.2 Asexual reproduction. Asexual reproduction is carried out in the following ways. Number 1, binary fission. Binary fission occurs in unicellular organisms like bacteria, amoeba, paramecium, and yeast. In binary fission, a single-celled organism divides into two identical equal daughter organisms. First, the nucleus elongates and divides. Then the cytoplasm and cell membrane follow. Each newly formed daughter cell grows into a new organism. अच्छा देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी काफ़ी सारे तरीके हैं. तो नंबर 1 वे इज़ बाइनरी फिशन. ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा या पैरामीशियम है. तो इसमें क्या होता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो दो आइडेंटिकल इक्वल डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है. आइडेंटिकल यानी कि सेम, राइट? तो पहले जो न्यूक्लियस है वो इलांगेट होता है, डिवाइड होता है, फिर जो साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन भी आपके फॉलो करते हैं. तो हर जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल है फिर वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेगा. नंबर 2 इज बडिंग. It also occurs in unicellular plants. In this method, a small bud develops on the side of the organism. The bud grows, develops and gets detached from the parent organism and leads an independent life. Reproduction takes place in hydra, yeast and sponge by this method. In yeast, sponges or coral sometimes are grown up but separates from the parent. Sometimes it never separates and a chain of colony of interconnected organism is found. देखिए बडिंग में क्या होता है कि ये यूनिसेलुलर प्लांट्स में होता है आपके. तो प्लांट में आपका इस तरह से जो बड है ये एक बड आपका निकल आता है, डेवलप हो जाता है. फिर ये जो बड है ये डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, और डिटैच होने के बाद फिर एक इंडिपेंडेंट एक आपका ऑर्गेनिज्म बन गया, राइट? तो रिप्रोडक्शन जैसे हाइड्रा, यीस्ट या स्पॉन्ज की बात करें इसी मेथड से होता है. यीस्ट, स्पॉन्ज और कोरल्स में क्या होता है, कई बार तो ये जो ग्रोन बड होती है ये डिटैच हो जाती है, बट कई बार क्या होती है कि डिटैच नहीं होती है. ओके, वो कभी भी सेपरेट नहीं होती, तो फिर एक चेन या कॉलोनी बना देते हैं वो, मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, राइट? नंबर 3, स्पोर फॉर्मेशन. In lower plants including bryophytes and pteridophytes, special reproduction units develop asexually on the parent body. These are called spores.
In this method, the nucleus within the cells gets divided into many pieces, each piece surrounded with a bit of cytoplasm. After some time, the wall of the parent cell breaks and the spores are set free. A protective covering enables the spores to survive extreme temperature, lack of food and water. They are light and travel long distances. They germinate whenever they get favorable conditions. The spores of mold, a kind of fungi, float in the air. When they fall on bread, they settle on them. As they get favorable conditions, they germinate into a mold. अच्छा, जैसे आपकी जो लोअर प्लांट्स है, जैसे ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स, इनके स्पेशल रिप्रोडक्शन यूनिट्स एसेक्सुअली डेवलप करते हैं पेरेंट बॉडी पे, तो इन्हें कहा जाता है स्पोर्स. इस मेथड में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है विद इन द सेल वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पीसेस में, एंड देन हर पीस जो है वो सराउंडेड होता है बिट ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ. कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो वॉल होती है पेरेंट सेल की वो ब्रेक हो जाती है और स्पोर्स फ्री हो जाते हैं. फिर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि विच enables the spores to survive एक्सट्रीम कंडीशन में या खाने की या वाटर की कमी में, है ना. एंड फिर ये बहुत ही लाइट होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं जहाँ कहीं पे भी इन्हें कोई भी फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है. नंबर 4, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. It involves formation of a new plants from vegetative cell, buds, organs of the plant. The parts which give rise to new plants contain meristematic tissues which have the property of division. Remember, stems, roots and leaves of flowering plants are variously modified to aid natural vegetative propagation. For example, underground stems of many flowering plants are suitably modified and produced on them grow into new plants. Two examples of such stems are tuber in potato and bulb in onion, which have swollen forms. Planting or cutting of the stem of sugarcane, rose or bougainvillea gives rise to a new plant. देखिए इसमें क्या होता है कि न्यू प्लांट्स बनते हैं वेजिटेटिव सेल से, बर्ड्स या प्लांट के किसी ऑर्गन से. तो जो पार्ट है प्लांट का जिससे एक नया प्लांट बनता है उसमें आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. ओके, इसी टिश्यू के अंदर प्रॉपर्टी होती है डिविजन की. तो आपके जैसे स्टेम्स है या रूट्स या लीव्स की बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो ये काफ़ी तरीके से ना मॉडिफाइड होते हैं कि जो ये नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हेल्प कर सके. जैसे हम बात करें पोटैटो की, तो ये आपका क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है. जो ट्यूबर्स होते हैं पोटैटो में या बल्ब होता है अनियन में, ये सॉलन फॉर्म में होते हैं. आप जैसे शुगर केन की स्टेम को कट करके आप क्या कर सकते हैं, नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. रोज को भी हम स्टेम कटिंग की हेल्प से एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. सिमिलरली बोगनविलिया में भी ऐसा ही होता है. नंबर 5, रीजेनरेशन. The process of growing a full organism from body parts or growing a lost part is called regeneration. A small tissue from the body column of hydra grows into a small hydra. Similarly, earthworm, lizard and starfish regenerate their lost part. देखिए रीजेनरेशन में क्या होता है कि इसमें आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है किसी बॉडी के पार्ट से, राइट, या फिर जो लॉस्ट पार्ट होता है वो फुली उसको कवर कर लेते हैं, मतलब वो फुली ग्रो हो जाता है. जैसे कि जो एक छोटा सा टिश्यू होता है हाइड्रा के बॉडी कॉलम से, उससे एक स्मॉल हाइड्रा बनता है. आपने लिजर्ड देखा होगा, लिजर्ड कई बार उसकी जो पूंछ होती है उसके निकल जाती है, बट थोड़े टाइम बाद वो वापस आ जाती है. सिमिलरली अर्थवर्म और स्टारफिश पे भी ये अपने लॉस्ट पार्ट को रीजेनरेट कर लेते हैं. 9.3, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction is the most common method of reproduction in plants. In this process, fusion of male and female gametes are involved, which are produced by males and females. This fusion is called fertilization and results in the production of a zygote. In higher animals, these two gametes are known as the sperm and the ovum. Males produce the sperms and females produce ovum. During fertilization, the sperm fuses with the ovum and forms the zygote. The zygote then goes through specific changes and grows into a new individual. In fishes, frogs, birds, reptiles and humans and in plants like papaya, individuals produce only one kind of gamete, either sperm or ovum. Such organisms are called unisexual. In animals, females have a special organs called ovaries to make the ovum, egg cells. Males have the organ testes to make the sperm cells. In flowers, these organs are called pistil and stamen. देखिए आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल.
तो इसमें क्या होता है कि जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, दिस प्रोसेस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। हायर एनिमल्स की बात करें तो इनमें 2 गैमेट्स होते हैं जो होते हैं आपके स्पर्म एंड द ओवम। मेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, वेयर एज फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवम, राइट। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म फ्यूज हो जाता है ओवम के साथ और जाइगोट बनता है। उसके बाद जाइगोट जो है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और उसके बाद वो एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। अच्छा, इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो एक ही तरह का जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, या तो स्पर्म या फिर ओवम, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। एनिमल्स की बात करें तो फीमेल्स के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज जिसमें ओवम बनते हैं या एग सेल्स बनते हैं, और मेल का ऑर्गन होता है टेस्टिस जिसमें स्पर्म सेल्स बनते हैं। और फ्लावर में इन ऑर्गन्स को कहा जाता है पिस्टल एंड स्टेमन। When both types of gametes are produced by the same organism, it is said to be bisexual or hermaphrodite. Earthworms, leeches and flowers in most plants are bisexual organisms. अच्छा, जब दोनों तरह के गैमेट जो है ना सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो उन्हें कहा जाता है बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट। फॉर एग्जांपल्स ये सारे आपके क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स। In most animals, fertilization occurs inside the female body, as in humans, cats, and birds, and called internal fertilization. In frogs and most fishes, fertilization occurs outside the female body. This is called external fertilization. देखिए, ज़्यादातर एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि आपके ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स एंड बर्ड्स में। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जैसे फ्रॉग्स एंड ज़्यादातर आपके फिशेस में। 9.4 Sexual reproduction in plants. Flower is the reproductive organ of the flowering plants or angiosperms. Petals, sepals, carpels, and stamens are 4 whorls of a flower. When the flower is still a bud, it is enclosed by a leaf-like structure called sepals. The sepals protect the flower. They open and reveal the flower's petals. The color and shapes of the petals attract insects and birds, which play a vital role in the reproduction of the flowering plants. अच्छा, देखिए, किसी भी प्लांट का जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका होता है फ्लावर। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है। एंड ये आपके 4 देखिए, ये आपके 4 वर्ड्स होते हैं फ्लावर के। तो जब एक फ्लावर बर्ड होता है, जब वो कली होता है, तो उसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ ग्रीन इन कलर, दिस वन, ये होता है सेपल, राइट। ये क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब ये ओपन करते हैं तो फिर उसके बाद फ्लावर की पेटल्स नजर आनी शुरू हो जाती हैं। जो कलर या शेप होता है पेटल्स को, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। द पेटल्स अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द स्टेमन इज अ मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर्स। In most flowers, each stamen has 2 parts. The stalk-like structure is called filament and supports the anther. The anther produces the pollen which contains the spore. जो पेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं। स्टेमन जो होता है आपका, ये मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का। ज़्यादातर फ्लावर्स में हर स्टेमन के ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं फिलामेंट, जो कि एंथर को सपोर्ट करता है, और जो एंथर है वो पोलन को प्रोड्यूस करता है जिसमें स्पर्म होते हैं। द पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। Most flowers at its basal part is the ovary carrying eggs or ovules. Most flowers have 2 or more pistils. Some flowers such as the sweet pea have only 1 pistil. The parts of the pistil are stigma, style and ovary. At the base of the flower is a hollow ovary. This ovary contains egg cells or ovules. A slender tube called the style connects the ovary to a sticky structure at the top of the pistil called the stigma. अब देखिए, स्टेमन आपका मेल ऑर्गन था फ्लावर का, एंड आपका जो पिस्टल है वो फीमेल पार्ट है आपका फ्लावर का। तो ज़्यादातर फ्लावर्स में ना, और उसके जो बेसल पार्ट में ओवरी कैरिंग एग्स होते हैं या एव्यूल्स होते हैं। तो ज़्यादातर फ्लावर्स के 2 या ज़्यादा पिस्टल्स होते हैं। कुछ ही ऐसे फ्लावर्स होते हैं, जैसे अगर हम स्वीट पी की बात करें तो इसका सिर्फ एक ही पिस्टल होता है। अब इसके पार्ट्स, पिस्टल के पार्ट्स क्या हैं, ये 3। इसके बाद बेस जो होता है फ्लावर का वो आपका हॉलो ओवरी होता है। ओवरी में एग सेल्स या ओव्यूल्स होते हैं। एक बहुत ही स्लेंडर ट्यूब होती है जिसे कहा जाता है स्टाइल, वो ओवरी को कनेक्ट करती है स्टिकी स्ट्रक्चर के साथ पिस्टल के टॉप में, जिसे कहा जाता है स्टिग्मा। ओके,
Pollination and fertilization. In flowers, reproduction occurs in two stages. First, the pollen must be transferred to the stigma. This stage is called pollination. In self-pollination, pollen is transferred to the stigma of the same flower or to the pistil of another flower on the same plant. When pollen is transferred from flower of one plant to the stigma of another plant, cross-pollination occurs. Mostly, cross-pollination takes place with the help of wind, water, insects and animals. देखिए फ्लावर्स में जो रिप्रोडक्शन है वो दो स्टेजेस में होती है. ओके एक होता है आपका, ये स्टेज को बोला जाता है वैसे पॉलिनेशन, और आपके जो पॉलिनेशन होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन. तो देखिए पॉलिनेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो पोलन्स आपके वो स्टिग्मा तक आपके ट्रांसफर होने चाहिए. ओके तो ये आपका पॉलिनेशन हुआ. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पोलन जो है आपके ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे या फिर दूसरे प्लांट के पिस्टल पे, बट सेम प्लांट पे. ओके एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पोलन आपके ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट. ठीक है, और ज़्यादातर जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो विंड, वाटर या फिर इंसेक्ट की हेल्प से होता है. नंबर 1, insect pollinated flowers are brightly colored, fragrant and have a lot of nectar in them. When the insect visit the flowers to suck their nectar, the pollen grains get stuck to their body and are carried away to the stigma. जो आपके इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बहुत अच्छी उनमें खुशबू होती है और उनमें बहुत सारा नेक्टर होता है. क्योंकि ये सब चीज़ें होती तभी तो इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना. तो जब इंसेक्ट जो है फ्लावर को विजिट करते हैं उनका नेक्टर सक करने के लिए, तो पोलन ग्रेन उनकी बॉडी पे स्टक हो जाते हैं और फिर वो स्टिग्मा तक दे आर कैरीड अवे. Wind pollinated flowers are light in color and have smaller petals or lack petals. They have a feathery stigma and produce a large number of pollen grains which are light and can be easily carried by the wind. जो wind pollinated flower होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, इनमें बहुत छोटे पेटल्स होते हैं या नहीं भी होते कई बार. इनका फेदरी स्टिग्मा होता है और उनमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं, मतलब कि जैसे कि हवा का झोंका आएगा वो उसके साथ उड़ चलेंगे. Water pollination takes place in aquatic plants. Here pollen grains are carried away with the help of water currents. अब water pollination आपका obviously aquatic plants में ही होगा, जो आपके पानी में रहते हैं plants, है ना. तो pollen grains को कौन carry करता है? Water current की help से वो carry होता है. Animals like bats also carry pollen grains with them when they move from one place to another. Pollen grains are deposited on the stigma of a flower. After some time, a small tube known as pollen tube comes out of a pollen. The male reproductive cell moves through the pollen tube and reaches the ovule. Here, it fuses with the egg to form a zygote. This is called fertilization. After fertilization, the ovary in the carpel becomes a fruit and the ovule becomes the seed. Fruit contains seeds. The seeds germinate to produce new plants. This is how sexual reproduction in plants take place. अच्छा, जैसे बैट आपका है वो भी पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं, जो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाते हैं. कुछ टाइम के बाद एक स्मॉल ट्यूब जिसे बोला जाता है पोलन ट्यूब, उस पोलन में से निकलती है. ओके फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है वो मूव करता है इस पोलन ट्यूब के थ्रू एंड फिर ओव्यूल तक पहुंचता है. फिर यहाँ पे ये एग के साथ फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बनता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है आपके कार्पल पे वो फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है. फ्रूट में आपके सीड्स होते हैं, फिर सीड जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट्स बनाते हैं. तो इस तरह से आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है. सीड्स. Forests are important because they provide many ecological services such as clean air, clean water, etc. Without seeds, forests would not be able to regenerate. The seed is actually the fertilized ovule or ripened ovule. Like a winter coat, the seed coat protects what is inside it. The endosperm is a tissue that contains food the baby plant will use until it can make its own food. Most seeds remain dormant for a short time after being scattered. If there is enough moisture and oxygen and the temperature is just right, more seeds go through a process called germination. तो ये फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, राइट. ये एयर को क्लीन करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं. बट आप ये बताएं क्या बिना सीड्स के फॉरेस्ट जो है वो रीजनरेट कर पाएंगे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि सीड आपका एक्चुअली एक फर्टिलाइज ओव्यूल या राइपेंड ओव्यूल होता है.
जैसे विंटर कोट हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, तो इसी तरह से जो सीड कोट है वो प्रोटेक्ट करता है उसके अंदर जो भी होता है ना। तो एंडोस्पर्म आपका एक टिश्यू होता है जिसमें फूड होता है जो बेबी प्लांट के लिए होता है। ओके, जब तक कि मतलब अपना खाना खुद से नहीं बनाता तब तक वो उसे यूज़ करता है। ज़्यादातर सीड्स जो होते हैं वो डोमेंट होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, इसके बाद जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, मतलब उनको ऑक्सीजन, मॉइस्चर ये सब मिलता है या राइट टेम्परेचर होता है, तो फिर वो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं जिसे कहा जाता है जर्मिनेशन, यानी कि वो जर्मिनेट हो जाते हैं। When germination begins, the part of the embryo below the cotyledon starts to grow down into the soil. This part of the embryo is called hypocotyl and becomes plant stem. The upper part of the embryo is called apicotyl, which becomes the leaves, while a part called the radicle becomes root. अब germination जब शुरू होता है तो जो पार्ट होता है ना embryo का, जो कॉटिलीडन के नीचे से आपका ग्रो करना स्टार्ट करता है सॉइल के अंदर, तो ये जो पार्ट होता है एम्ब्रियो का, दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉटिल, और ये प्लांट का स्टेम बनता है। अब एम्ब्रियो का जो एपो पार्ट है दैट इज एपिकॉटिल, जो कि लीव्स बनता है, राइट। जबकि एक पार्ट होता है जिसे रेडिकल कहा जाता है, वो बनता है आपका रूट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, रेडिकल, दिस इज एपिकॉटिल एंड सीड कोट जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को, राइट, एंड हाइपोकॉटिल एंड दिस कॉटिलीडन। कॉटिलीडन मतलब ये जो दो पार्ट्स हैं आपके कॉटिलीडन्स होते हैं। 9.5 seed dispersal. All plants need water, sun, space to grow. A seed cannot get the resources it needs to grow if it falls immediately below its parent, because the parent is already using this resource in that particular location. Therefore, seeds need a new location to find the resources necessary for growth. The relocation is called dispersal. अच्छा देखिए, सभी प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत है, सन की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। ओके, तो अगर एक सीड जो है मतलब जिस पेरेंट प्लांट पे वो है और वो इमीडिएटली वहीं पे गिर जाता है, तो फिर क्या होगा? कंपटीशन होगा, क्योंकि उसको भी सेम रिसोर्सेज चाहिए जो उसका पेरेंट प्लांट ऑलरेडी यूज़ कर रहा है ना। तो इसीलिए सीड्स को एक न्यू लोकेशन की ज़रूरत होती है, एक न्यू जगह की ज़रूरत होती है, जिससे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है वो उसे मिल सके। तो ये जो रीलोकेशन होता है इसे कहा जाता है डिस्पोजल, यानी सीड अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है, अलग यानी दूर दूर अलग अलग जगहों पे हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल। अब ये डिस्पोजल क्यों होता है वो देखते हैं और किसके थ्रू होता है। नंबर 1, डिस्पोजल बाय विंड। Some plants have evolved seeds that the wind power to transport them from one place to another. They are usually lighter and smaller than other seeds. They have a special structure that catches the air, such as wings or puff. Maple and elm seeds also travel in the wind with the help of their wing-like structure. Orchid seeds are so light that they float on wind. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सीड्स इस तरह से होती है कि हल्का सा मतलब थोड़ा आपकी हवा चलेगी और वो उड़ जाएंगे, राइट। तो ये यूजुअली, अब सारे सीड तो नहीं उड़ सकते, इसका मतलब उनका वेट जो है, जो उड़ने वाले सीड्स हैं यानी जो हवा के साथ आपके फ्लोट करेंगे, वो आपके कैसे होंगे? लाइटर होंगे और बाकी सीड्स के कंपैरेटिवली छोटे होंगे। इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि एयर को कैच कर लेते हैं, जैसे कि विंग्स होते हैं या पफ होते हैं। आपके देखिए ये सीड्स है मेपल एंड एल्म सीड्स, ये विंग के साथ ट्रैवल करते हैं, इनके विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑर्किड सीड्स होते हैं आपके इतने लाइट होते हैं कि वो विंड पे फ्लोट करते हैं। Number 2, dispersal of winged fruits. Many kinds of seeds are housed in winged or plumped fruits that remain airborne long enough to carry the seed well away from the parent. Common examples of winged fruits include those of calamitous and thistle. अच्छा, बहुत सारे आपके जो सीड्स होते हैं ना, ये आपके विंग्ड या प्लम्प्ड फ्रूट्स होते हैं, जो कि मतलब आपके एयरबॉर्न रहते हैं, मतलब ये आपके एयर के साथ आपके कैरी अवे हो जाते हैं, राइट। तो कॉमन एग्जांपल्स आपके विंग्ड फ्रूट्स के clematis and thistle. Number 3, explosion. Some plants have pods which explode when ripe and shoot out the seeds. For example, hazel seeds are held in tiny wooden capsules and are shot several feet away when the pod explodes. Explosion, कुछ plants के ना pods होते हैं, तो जब वो ripe हो जाते हैं तो क्या होते हैं? वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसमें से सीड जो है वो बाहर निकल आते हैं। जैसे मटर पी प्लांट होता है, वो भी ऐसे ही होता है ना, उसकी जो पॉड्स होते हैं उसके बाद जैसे ही वो राइप होता है वो फट जाता है। हेजल सीड भी है, उसमें भी आपके ये वुडन कैप्सूल्स में होता है और उसके बाद जब ये निकलते हैं तो कई फीट दूर गिर जाते हैं। Number 4, dispersal by animals.
Another method of seed disposal is by animals which carry the seeds to suitable locations. For example, burdock seeds have spines that stick to animal fur. Animals may pick up the seeds while passing through a field or forest. At many other places, the seeds may fall off and eventually grow into a new plant. Many fleshy fruits are attractive to animals which carry them away before eating. In doing this, they carry away the seeds as well. Mistletoe berries have sticky juice. Birds which feed on them wipe their beaks on the branches of trees. In the process, the seeds fall down. अच्छा, अब देखिए एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं डिस्पोजल में. कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट की सीड्स स्टिकी होती हैं, मतलब स्पाइन जैसा उनका शेप होता है, तो एनिमल की बॉडी में जैसे फर या हेयर होता है उससे चिपक जाते हैं. फिर एनिमल जैसे वहाँ से कहीं दूर जाते हैं, सेम प्लेस पे तो रहेंगे नहीं, तो जहाँ पे वो गिरेंगे वहाँ से एक नया प्लांट उगाएगा. इसी तरह से बहुत सारे फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जिसे एनिमल्स खाते हैं, है ना. अब वो खाते खाते लेके जाते हैं सीड, उसका कहीं पे फेंक देते हैं. बर्ड्स भी ऐसी करती हैं, जैसे मिसलटो बेरीज है, इनमें स्टिकी जूस होता है, तो बर्ड्स उसको खाती हैं, है ना. फिर अपनी बीक्स को क्या करती है, वो ट्री की ब्रांचेस में वाइप करती है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सीड है वो इट फॉल्स डाउन. नंबर 5, डिस्पोजल बाय वाटर. Plants which grow beside or in water often use it to disperse their seeds. These seeds are waterproof and may have fluff or other structures to increase their buoyancy, such as coconut. Seeds of the coconut palm float in water. जो प्लांट आपके वाटर में उगते हैं या उसके साइड में उगते हैं, वो उनके सीड्स जो है डिस्पर्स होते हैं वाटर के थ्रू, है ना. ये सीड्स वाटरप्रूफ होते हैं और ये फ्लोट करते रहते हैं. जैसे आपका कोकोनट है, तो जो सीड्स होते हैं कोकोनट के, वो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते रहते हैं. की पॉइंट्स. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Reproduction is the process by which plants and animals make new organisms like themselves. Reproduction is vital for the survival of species and continuity of life on Earth. Reproduction may be asexual or sexual. In asexual reproduction, the single individual involved and sperm and ovum do not take part. It is common in unicellular organisms. In sexual reproduction, two special types of gametes are formed. These are the male and the female gametes. The male and female gametes fuse to form the zygote, which give rise to an individual. It is common in animals and plants, both unicellular and multicellular. In binary fission, a cell divides into two cells. Most bacteria reproduce by binary fission. Flowers are structures that contain the reproductive organs of the flowering plants. In flowers, reproduction occurs in two stages: pollination and fertilization. Germination is the early growth stage of an embryo plant. Scattering of seeds from the original location place to other places is called dispersal of seeds. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.